नमस्कार, द भारत नाउ में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश और इस वक्त हम चर्चा करेंगे बिहार की राजनीतिक सरगर्मी पर। और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी के साथ जुड़ सकते हैं, उसके साथ जा सकते हैं और इसको लेकर बातचीत का सिलसिला जारी है। ऐसा कहा जा रहा है कि अंदर खाने बातचीत चल रही है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पटना से दीपक जी जुड़ेंगे। इसके अलावा अभिषेक हमारे साथ होंगे पटना ब्यूरो से, और अतुल जी होंगे दिल्ली से, सीनियर जर्नलिस्ट है, और रमेश ठाकुर जी होंगे सीनियर जर्नलिस्ट है। तो हम बातचीत करते हैं। इस बीच में बीजेपी के प्रवक्ता मृत्युंजय जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम बातचीत की शुरुआत करते हैं अभिषेक के साथ। अभिषेक, क्या लग रहा है जो कुछ चल रहा है बिहार में, और खासकर नीतीश जी को लेकर जो अनुमान लगाया जा रहा है कि वो फिर से वापस बीजेपी के साथ जा सकते हैं, या जैसे वो उनको कहा जाता है कि वो पलटी मार लेते हैं। क्या लग रहा है, क्या कह रहा है जो बिहार का तापमान जो है राजनीतिक, वो आपसे क्या कह रहा है? देखिए, बिहार का सियासी तापमान तो काफ़ी गर्म है इन दिनों। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के एनडीए के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये तो नीतीश कुमार फैसला लेंगे। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में सियासी हलचल तेज हो गई है, और नीतीश कुमार आज अरुण जेटली की जयंती के समारोह, राजकीय समारोह के दौरान उन्होंने जब मीडिया के सवाल पर पूरी तरह से वो नरम दिखे। जब मीडिया ने उनसे सवाल किया जो आप एनडीए के साथ वापस जा रहे हैं क्या, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं कहते हुए और काफी नरम अंदाज में वो आगे बढ़ गए। तो ये एक सांकेतिक है। क्या होगा ये तो नीतीश कुमार तय करेंगे। लेकिन जो हालात हैं सियासी हालात, वो साफ स्पष्ट है जो बिहार में कुछ राजनीतिक रूप से बड़ा होने जा रहा है। चलिए दीपक जी को जोड़ते हैं पटना से। दीपक जी, क्या लग रहा है? अभिषेक का कहना है कि जो कयास लगाए जा रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर कि वो एक बार फिर से बीजेपी के साथ जा सकते हैं, तो देखिए, ऐसी क्या मजबूत। जी जी, जब दीपक जी। जब अलायंस पेंडिंग रहता है, जब बातचीत होता है, तो सबसे पहला संकेत होता है कि दोनों पार्टी के नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी बंद कर देते हैं। अभी तक जेडीयू और बीजेपी के नेता में आपस में जो नॉर्मल होना चाहिए ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी के बीच में क्लैश बर्बर, वो चालू है। आपको याद होगा 2014 में रामविलास पासवान यूपीए में थे। उसके बाद बीजेपी के नेता सब भाषण वूषण देते थे उनके खिलाफ। अचानक एक हफ्ता या 10 दिन पहले ये बंद हो गया। उसके बाद पता चला कि रामविलास जी ये है। तो ऊपर से हमको बीजेपी के नेता सब बोले हैं कि अभी तक अगर ये रहता तो ऊपर से हम लोग को संकेत मिल गया रहता कि आप लोग नीतीश के खिलाफ मत बोलिए या गवर्नमेंट के खिलाफ। वैसा संकेत आया नहीं है। जी देखिए, जी आप जी। जब जी बताइए। बोलते हैं कि दोनों मिल रहे हैं, जी तो जो पुराना थपड़ी दोनों हाथ से होता है। जी हाँ। तो आप जो भी बोल रहे हैं, अमित शाह जी जब भी आए हैं बिहार आफ्टर अगस्त, जी हर एक भाषण में उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार का एनडीए का दरवाजा हरदम के लिए बंद हो गया। एंड प्राइवेट डिस्कशंस में भी जो बीजेपी के नेता हमको बोलते हैं कि प्राइवेट डिस्कशंस में भी हम लोग बात किए हैं, तो बोले कि कोई पॉसिबल अभी नीतीश ये कुमार का मोर देन दीपक बीजेपी जी, से आपको अलायंस। आपको याद होगा कि नीतीश जी ने अभी कुछ दिन पहले ही इस बात को स्वीकार किया था कि अटल जी की जब सरकार थी तो उनके 3-3 मंत्रालय को संभालते थे और उनकी वजह से वो सीएम बने थे। तो ये हाँ, बीजेपी के किसी नेता के प्रति ये सॉफ्ट कॉर्नर। दूसरा, अभी कल आज ही उनसे सवाल पूछा गया कि आप एनडीए में शामिल हो रहे हैं, उन पर उन्होंने चुप्पी साध ली। उन्होंने कोई जवाब हाँ या ना में नहीं दिया। तो मौन भी कुछ कहता है, वो सहमति भी हो सकती है, असहमति भी हो सकती है, लेकिन सॉफ्ट होना इस बात, क्योंकि अगर बीजेपी हमलावर है तो आप सॉफ्ट कैसे हैं? यानी आपकी बात कहीं पे चल रही है। दूसरा, बार बार ये सवाल, ललन सिंह विरोध में है, हरिवंश जी सपोर्ट में है बीजेपी के साथ, लेकिन है दोनों उन्हीं की पार्टी के। तो बहुत तरह के विरोधाभास के साथ ये बातचीत चल रही है। और जो कार्यकारिणी की बैठक होगी, मैं रमेश जी को जोड़ लेता हूं। रमेश जी दिल्ली से हमारे साथ हैं। रमेश जी,
क्या लग रहा है? कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में होने जा रही है, नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं और इस बीच में ये भी चर्चा है कि ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको हटाकर नए अध्यक्ष को जिम्मेवारी दी जा सकती है, लेकिन उसके पीछे कुछ वजह है। क्या आपको क्या लग रहा है? तो देखिए राकेश जी, जहां तक लल्लन सिंह को हटाने की बात है तो ये बात लगभग 7-8 महीने से ये चीजें अंदर खाने चल रही हैं। और कोई भी जी, पार्टी का जो मुखिया होता है, अध्यक्ष होता है, जो पार्टी को बनाता है, सींचता है, वो कभी जी, नहीं चाहता कि उनकी बागडोर किसी के हाथ में हो और पार्टी के फैसले उनको ना पता चले, कोई और लो। और यदा कदा ऐसे हुआ भी है, चाहे महाराष्ट्र में हो जाए, चाहे यूपी में हो जाए, और भी जितने भी छत्रप जो क्षेत्रीय दल हैं, तो उसमें चीजें हुई हैं। तो वो जी, कहीं ना कहीं उन खबरों को लेके, उन तस्वीरों को देखे, लल्लन सिंह को लेकर नीतीश कुमार कुछ डरे तो हुए हैं। और उनको ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पीछे से कहीं ऐसा कुछ ना कर दे कि हमारे पास भी जेडीयू में 2 गुट हो जाए, 3 गुट हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो जी, इसलिए वो चुनाव से पहले, 2024 के चुनाव से पहले पार्टी की कमान अपने हाथ में लेना चाहते हैं। और इसको कोई अचंभित तरीके से हम लोगों को नहीं लेना चाहिए। हर एक पार्टी वाला जो अध्यक्ष होता है वो चाहता है कि वो उनकी पार्टी की कमान उनके हाथ में हो। अब बात आ जाती है जिस मुद्दे पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या अच्छा, एनडीए में कमबैक कर सकते हैं। मुझे कहीं तक दूर दूर की इस तरह की संभावना नहीं दिखाई देती। जिस तरीके से अभी आपसे बात हुई कि इस तरह की चीजें हो सकती हैं, फिर मैंने जी, अपने सूत्रों से 2-4 लोगों से पता चला कि ठीक है, खबरें उठ रही है, मीडिया में उठ जाती हैं, गॉसिप लोग करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, भारतीय जनता पार्टी से जब, एनडीए से जब अलग हुए हैं नीतीश कुमार, तो राकेश जी अगर आप सही से देखो तो एनडीए के नेताओं ने, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नीतीश कुमार की छवि को इतना नेगेटिव कर दिया है। पलटू राम, ये करते हैं, वो करते हैं, इतना कभी किसी ने नहीं करा। और यहाँ तक जब अमित शाह जब पटना में जाते हैं तो वहां के लोगों से हाथ उठवाते हैं, देखो हमने उनके लिए सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। अगर नीतीश कुमार कभी पलटू कुमार कह के उनको संबोधित किया, अगर दोबारा से अगर आए तो सारे दरवाजे बंद कर दिए। क्या आप भी ऐसा चाहते हो? तो सब लोगों ने हाथ भी उठा के वो सारी चीजें कर ली। उसके बाद में गिरिराज जी का बयान आता है और भी पार्टी के नेताओं का बयान आता है कि ऐसे लोगों के लिए एनडीए में जरूरत नहीं है। तो अगर थोड़ी सी भी नैतिकता अगर बची होगी नीतीश कुमार जी के अंदर, तो मुझे लग रहा है ऐसा कोई फैसला करेंगे नहीं। अगर करेंगे भी तो उनके ऊपर ठप्पा लग जाएगा पलटू कुमार का, बिल्कुल सर्टिफाइड हो जाएगा कि आप पलटू जी, कुमार हो। अगर ऐसा होता है तो बिहार की जनता, मुझे लग रहा है, उनसे बिल्कुल छिन्न भिन्न हो जाएगी और उनकी पार्टी भी टूट के कगार पे आ जाएगी। अगर लल्लन सिंह पार्टी छोड़ते हैं और कहीं जाते हैं तो राकेश जी आपको पता है कि पार्टी का क्या हो सकता है, क्योंकि पार्टी के अंदर बड़ा विरोध हो रहा है। लल्लन सिंह के पास साथ में कई विधायक हैं, कई नेता हैं, कई संगठन के लोग हैं, क्योंकि उनको संगठन में काम करने का बड़ा मौका मिल गया है, इतने समय मिल गया है। और जब से उनको ये पता चली है मीडिया के माध्यम से कि उनका पत्ता साफ होने वाला है, तो अपने लोगों से वो लगातार संपर्क में है, लोगों से मीटिंगें भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। यही वजह है जेडीयू की कार्यकारिणी की पटना ना होकर दिल्ली में हो रही है, दिल्ली में सारी सुगबुगाहट हो रही है। तो ये सारी चीजें हैं। नीतीश कुमार एनडीए में जाने के बजाय मुझे लग रहा पार्टी को बचाने की कोशिश कर चलिए, रहा है। मृत्युंजय जी और हमारे साथ जुड़ गए हैं। 2024 में रमेश जी मृत्युंजय जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं जी, बीजेपी से और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय जी, क्या लग रहा है ये जो खबरें चल रही हैं, जो कयास लगाए जा रहे हैं कि फिर से बीजेपी के साथ नीतीश कुमार जा सकते हैं, इसमें कितनी सच्चाई आपको लगती है? मृत्युंजय जी। देखिए, जब नीतीश कुमार जी की चर्चा होती है तो जी, स्वाभाविक रूप से लोग ये सोचते हैं कि नीतीश कुमार तो पलटू कुमार है, कब पलट जी, जाएंगे ये भरोसा नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना दरवाजा बंद कर दिया है और बंद करने के जी, कई कारण हैं। नीतीश कुमार जी जी, को 2000 में पैदा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था, जब पहली बार मुख्यमंत्री बनने की बात हुई थी। और जी, इनको जिस समय रमई राम का आश्वासन इनको मिला था, रमई राम ने कहा था कि हम देंगे, और यही कह करके बरगलाने का काम भाजपा को इन्होंने किया था कि रमई राम का समर्थन मुझे मिल रहा है और हम मुख्यमंत्री रह जाएंगे। पार्टी ने कहा था कि जी, रमई राम आपको समर्थन नहीं करेंगे, आप इसलिए बीजेपी को समर्थन करिए। उन्होंने नहीं माना। परिणाम क्या हुआ? जी, 7 दिन में मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। और आज लगातार जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी को खरा पूजनी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया, और एनडीए के एक बड़े नेता के चेहरे के रूप में बिहार में रहे। नहीं, आपने देखा होगा नीतीश जी विगत तो चुनाव खुद में स्वीकार कर रहे हैं मैं मृत्युंजय जी।
मैं कंप्लीट नीतीश कर जी रहा ने हूँ। खुद स्वीकार किया कि वाजपेयी जी की वजह से वो सीएम बने। उन्होंने खुद खुले ये मन मैं से खुले कंप्लीट दिल मैं से स्वीकार कंप्लीट कर रहा हूँ मैं जी कंप्लीट कर रहा हूँ लेटेस्ट कंप्लीट कर रहा हूँ मैं कि उसी नीतीश कुमार जी ने एनडीए का चेहरा बने और नीतीश कुमार जी को पिछला चुनाव में केवल अटल जी ने नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं उनको कहा था कि मुख्यमंत्री आपको रहना है, और उन्होंने वायदा से पीछे नहीं हटे। वो 43 सीट पर आके अटक गए थे। भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी के नाते थी और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री भाजपा का होता, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं, नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये क्या परिचायक है? आप अटल जी का नाम करके केवल भाग जाएंगे? आपको नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री बनाया कि नहीं बनाया था? तो नरेंद्र मोदी जी की कृपा के कारण आप मुख्यमंत्री बने और आज आप अटल जी की केवल बात कर रहे हैं। तो इसलिए ये पलटू कुमार है, इनका कोई चरित्र नहीं है, न इनका नैतिक चरित्र है, न व्यक्तिगत चरित्र है। अगर नहीं तो व्यक्तिगत चरित्र होता तो सदन के अंदर ये बदजुबानी नहीं करते। नैतिक चरित्र होता तो इस प्रकार के जो बनाने वाले हैं उसके पत्ते भिगाने की चेष्टा नहीं करते। नैतिक चरित्र होता तो बिहार की 14 करोड़ जनता के साथ विश्वासघात नहीं करते। मृत्युंजय जी, मेरा ये कहना है कि बतौर प्रवक्ता क्या आपका मानना है कि जो बातें चल रही हैं एनडीए के साथ वापसी की या बीजेपी के साथ हाथ मिलाने की, ये खबर बिल्कुल निराधार और गलत है? देखिए, निश्चित रूप से जो स्थिति नीतीश कुमार जी के लोग आकलन कर रहे हैं, उनकी विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। बिहार के लोग भी ये जानते हैं कि उनकी विश्वसनीयता नहीं बची है। आज बिहार में आप सर्वे कर लीजिए और किसी से पूछिएगा क्या नीतीश कुमार जी को आने से कुछ होगा क्या? सब लोग यही कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अपने दम खम पर आगे बढ़ना चाहिए। नीतीश कुमार जी का कोई बैकग्राउंड नहीं है। जो सम्राट चौधरी जी को बुलाया गया था दिल्ली में, तो क्या उनसे इस तरह की बातचीत हुई है कि किसी तरह के निगेटिव कमेंट्स नहीं करने हैं नीतीश कुमार के बारे में, या गिरिराज सिंह या अश्विनी चौबे को ऐसे कोई निर्देश मिले हैं आला कमान की तरफ से? उसके राकेश जी राजनीतिक तर्क है। आप एक अच्छे विश्लेषक हैं, विश्लेषण करते हैं। राजनीति में जब वोटों का ध्रुवीकरण होता है तो कई बयानों को इस तरीके से दिया जाता है। आज नीतीश कुमार जी का जो वोट बैंक है वो सीधे शिफ्ट हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गोलबंद हो रहा है। आपने इसका परिणाम विगत बाई इलेक्शन में देख चुके हैं। इसलिए बिहार की जनता जो अभी तक उनको मैंडेट देने का काम करती है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी है। मृत्युंजय जी, बीजेपी के नेताओं को ऐसे निर्देश मिले हैं कि नीतीश कुमार के खिलाफ बहुत ज्यादा नहीं बोलना है? नहीं, ऐसा कोई निर्देश नहीं है, लेकिन राजनीतिक रूप से बयानों के महत्व होते हैं। हम किसी बयान के पीछे न जाकर हम बिहार के 14 करोड़ जनता पर विश्वास करके हम उन बातों को रखने का काम कर रहे हैं। हम नीतीश कुमार जी की क्या विवेचना करें? नीतीश कुमार जी की जो विवेचना का स्तर है इस प्रकार से दिग्भ्रम का स्तर हो गया है। आपने सम्राट चौधरी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष का स्टेटमेंट सुना होगा। वो शुरू से कहते थे मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री है, और आज मेमोरी लॉस उनका हो रहा है। आज उनको खुद पता नहीं, मंच पर खड़े होकर बोलते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री, कुछ बोलते नहीं कि वित्त मंत्री, जब खुद अपने हैं वही बात बोलते हैं कि कहाँ है। तो मुझे लगता है कि पूरी मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री के नाते उनकी पहचान हो गई है, और जनता इस बात को भी समझ रही है, नेतृत्व भी समझ रही है, इसलिए भगदड़ की स्थिति आज उनकी पार्टी में खड़ी हो गई है। मैं समझ गया आपकी बात। रमेश जी से एक बार राय ले लेता हूं। रमेश जी, जो खबर है कि अभी हाल ही में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को बुलाया गया था दिल्ली में, और उसके साथ गिरिराज सिंह और अश्विनी चौबे भी जो बहुत तीखी बयानबाजी करते हैं नीतीश जी को लेकर, शायद उन तक ये निर्देश था कि सॉफ्टली टैकल करें। मृत्युंजय जी कह रहे हैं ऐसा कोई निर्देश नहीं है, लेकिन दिल्ली के हलकों में ये खबर है कि उनको स्पेशल फ्लाइट से बुलाया भी गया था और उनसे चर्चा हुई कि अभी हालात बदल सकते हैं, तो थोड़ा सा बातचीत को लेकर परहेज करने की बात। तो इसको लेकर कैसे आप समझेंगे? क्यों अचानक सॉफ्ट कॉर्नर पे जाना है, इसको लेकर रमेश जी? नहीं, मृत्युंजय झा बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनको ऐसा कोई निर्देश किसी पार्टी, किसी नेता को नहीं दिया गया है, और उनको दिल्ली तलब करने का मतलब है कि भाई 2024 में जितनी भी मैक्सिमम सीटें हम लोग ला सकें, और कौन सी सीटें कमजोर हैं जहां पे संगठन और मजबूत करना है। तो संगठनात्मक चीज को लेके, चुनावी चीज के गठबंधन को लेके बात हुई थी, लेकिन ये नहीं था कि किसी के खिलाफ आप सॉफ्ट हो जाओ। और मुझे तो लग रहा है बल्कि ये बोला गया होगा कि आप और जितनी भी आग उगलनी है
है। नीतीश कुमार के जितनी भी पलटू राम शब्द जितना भी आपको फैलाना है उतना जी। फैला दो, सोते हुए बच्चे को भी पता चल जाए कि हाँ बिहार में कोई पलटू कुमार रहता है, उससे दूर रहिएगा, उसको वोट मत दीजिएगा। तो ये जितना नेगेटिव उनके लिए जाएंगे तो उतना ही मुझे फायदा है। बिल्कुल। और रही बात, इनको अगर सॉफ्ट तरीके से कहना कि उनको लिए थोड़ा लचीलापन ले आओ, तो उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होने का है नहीं, अब क्योंकि अभिषेक हमारे साथ हैं, रमेश जी, अभिषेक पटना ब्यूरो से हमारे साथ हैं। अभिषेक, किन वजहों से ये खबर चल रही है या कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार वापस एनडीए से हाथ मिला सकते हैं? क्या कोई आधार क्या लग रहा है पत्रकारों को वहां? जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से सियासी हलचलें तेज हुई है बिहार में, उससे तमाम तरह के कयास और अफवाहों का बाजार गर्म है। इस बीच ये भी है जो नीतीश कुमार एनडीए में फिर से वापस जा सकते हैं। एक तथ्य ये भी है जो नीतीश कुमार जेडीयू का कमान खुद अपने हाथों में ले सकते हैं। तो तरह तरह की बातों का कयास जो है कि यहाँ जारी है। इस बीच फैसला क्या होगा ये तो नीतीश कुमार समझेंगे, लेकिन जेडीयू के अंदर भी पूरी कंफ्यूज सिचुएशन है। आप जेडीयू पार्टी की यदि बात करेंगे तो हमारी बातें कई विधायकों से ऑफ द रिकॉर्ड हुई है। उन्होंने साफ कहा है जो हम लोग इस सिचुएशन में नहीं है जो क्या बोल पाए, किसके स्टैंड में बोले, पक्ष में या विरोध में। तो ये जो है सो एक सांकेतिक पॉलिटिकली आप कह सकते हैं जो बहुत ही स्पष्ट है कि बिहार में खास करके जेडीयू पार्टी में सब कुछ बेहतर नहीं चल रहा है। अतुल जी, क्या लग रहा है आपको? बिहार में खासकर नीतीश जी की पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। कार्यकारिणी की बैठक के जो पोस्टर छपे उसमें से ललन सिंह की तस्वीर गायब है, और यह भी कहा जा रहा है कि ललन सिंह नाराज हैं। वो इसलिए भी नाराज हैं क्योंकि बीजेपी के साथ जाने की चर्चाएं हो रही हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि बीजेपी के साथ दोबारा हाथ मिलाया जा सके, क्योंकि जिसके लिए बोला गया कि दरवाजे बंद हैं उसके साथ जाना ठीक नहीं है, और शायद ये भी एक वजह है तनाव की। आपको क्या लग रहा है अतुल जी? देखिए, कुल मिलाकर जो चर्चाएं चल रही हैं, जिस तरीके से मृत्युंजय जी कह रहे थे, दीपक जी ने भी कहा, अभिषेक जी भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरे इस खेल में नीतीश अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। और नीतीश अकेले इस मायने में भी पड़ते नजर आ रहे हैं कि अगर ललन जी पार्टी मतलब अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहे हैं और उनकी सहमति इस बात में नहीं है कि भाजपा के साथ किसी गठबंधन में जेडीयू जाए, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि पार्टी में भी अंदरूनी असंतोष है और नीतीश के सामने कई चुनौतियां भी हैं। इंडिया गठबंधन उनको नकार चुका है, यानी अब उनकी प्रासंगिकता वहां कोई बची नहीं है। यहाँ वो तेजस्वी को कह चुके थे, लालू जी को आश्वासन था कि भाई नीतीश जी केंद्रीय राजनीति में जाएंगे, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद मिलेगा। तो वहां भी एक प्रेशर डेवलप हो गया। अब नीतीश के सामने स्थिति यह है कि वो क्या करें क्या ना करें, ये स्थिति एक विकट होती जा रही है। और जो एक बात मृत्युंजय जी कह रहे थे वो भी बड़ी प्रासंगिक है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इतना गरियाने के बावजूद कि नीतीश पागल हो गए हैं, नीतीश पलटू राम है, नीतीश ये है, नीतीश वो है, और उसके बाद अगर वो ऐसा कोई गठबंधन करने की भारतीय जनता पार्टी सोचती है तो उसके कैडर पर भी क्या फर्क पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, और उसका बिहार की जो जनता है उस पर भी क्या असर पड़ेगा। क्योंकि सारे धड़े भाजपा के या सारे धड़े आरजेडी के, जेडीयू के नहीं है। एक बहुत बड़ा वोट बैंक ऐसा भी होता है जो किसी के पक्ष में नहीं होता, लेकिन वो चिंतन विचार मनन करके देता है और राज्य के हित की बात करके सोचकर वोट देता है। तो कहीं ना कहीं उसके सामने भी धर्म संकट आएगा कि जो पहले चल रहा था वो सही था या अब जो हो रहा है वो सही है। हालांकि राजनीति में राजनेताओं ने जिस तरीके की दुर्दशा इस समय भारतीय राजनीति की है, जिस तरीके के गठबंधन कहें, ठगबंधन कहें, जिस तरीके के हो रहे हैं, और सब हो रहे हैं जनता के नाम पर, कि हम जनता का भला चाहते हैं इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है कि नीतीश के साथ जाना भाजपा के लिए भी बहुत कैलकुलेशन लगाना होगा कि वो जाती है कि नहीं जाती है। एक दूसरा, नीतीश अपनी प्रासंगिकता खो रहे हैं। हो सकता है कि इन सारी अटकलों के बीच में नीतीश इस लायक भी ना बचे, वो ना जेडीयू संभाल पाए, ना जेडीयू के साथ आरजेडी संभाल पाए, ना भाजपा संभाल पाए, और ना इंडिया गठबंधन। अतुल जी, दीपक जी से राय ले लेते हैं। दीपक जी, अभी आपने अतुल जी को भी सुना, तमाम मेहमानों को सुना कि नीतीश जी अपनी प्रासंगिकता खो रहे हैं बिहार की राजनीति के संदर्भ में। दीपक जी, आपको इस बात पे क्या कहना है? क्या सच में एलिनेट हो रहे हैं, अलग से हो रहे हैं? जी बताइए। नीतीश जी कमिटमेंट दे दिए हैं कि 2025 में
लीडरशिप तेजस्वी के पास रहेगा। तो ये जी जो पीरियड है उनके लिए he is fighting for a political survival post 2024 जी जी से ज्यादा कुछ नहीं है उनका बचा हुआ है कि 2024 के इलेक्शन के बाद क्या होगा जनता दल यू का, क्या होगा नीतीश कुमार का, डिपेंड्स कि कितना उनको सीट मिलता है नहीं मिलता है। तो बेसिकली इस फाइट इज फॉर पॉलिटिकल सर्वाइवल, इससे ज्यादा कुछ नहीं है उनके पास अभी। मतलब ये इस बात से आप भी सहमत हैं कि प्रासंगिकता राजनीति में खासकर बिहार की वो तो है वो है। और वो उसके बाद 3 बाई इलेक्शन हुआ है, आप उसका वोट देख लीजिए, कहीं भी नहीं लगा है कि जेडीयू का वोट ग्रैंड अलायंस में जुटा है। इनफैक्ट एक सीट तो जो जीता हुआ सीट है हार गया बीजेपी से। तो जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा नजर नहीं आ रहा है। और लोकसभा में याद है कि लोकसभा और विधानसभा 2 अलग अलग चुनाव है। आप लोकसभा पिछला 2019 का लोकसभा चुनाव मृत्युंजय जी से एक सवाल पूछ लेता हूं। गिरिराज सिंह जी का एक बयान आया है, मृत्युंजय जी सुनिएगा। गिरिराज सिंह का एक बयान है कि नीतीश कुमार के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो वो तेजस्वी को सीएम बना दें या फिर आरजेडी और जेडीयू का विलय कर दें, जेडीयू का आरजेडी में विलय कर दें। मतलब ये इसका क्या आधार बनता है? क्या आपको लग रहा है कि गिरिराज सिंह का जो ये सलाह है नीतीश कुमार जी के लिए सही है? देखिए, निश्चित रूप से आज नीतीश कुमार जी की जो स्थिति है ये छिपी हुई नहीं है। आप जरा गौर करिए, जिस उनके पिताजी ने जिसके खिलाफ राजनीति शुरू की उसके साथ वो बिहार में सत्ता में रहे। जिस पार्टी के खिलाफ, जिस विचार के खिलाफ उन्होंने त्याग करके जनता दल यूनाइटेड बनाया, उसके साथ जाके बैठ गए। जिस बिहार को बनाने की बात कर रहे थे, बिगाड़ने वालों के साथ बैठ गए। अब स्थिति उनकी ये है कि इतनी बार पलट मार चुके हैं कि अब उनके लिए कोई रास्ता बचा नहीं, और पार्टी अब उनके आने वाले समय का कोई भविष्य नहीं है। पार्टी में भगदड़ मची है, सारे नेता अब भाग रहे हैं। उस परिस्थिति में उनके लिए ये उपाय उनको सुझाव दिया कि गिरिराज जी उनके मंत्रिमंडल में भी रहे, उनको सुझाव देने का काम उन्होंने जरूर किया है। लेकिन उनकी स्थिति आज के समय यही है कि उनके आने वाला समय जदयू का कोई भविष्य नहीं है बिहार में, और इसलिए उन्होंने सरेंडर कर दिया तेजस्वी के सामने। और बिहार की जनता समझती है उसी आरजेडी के खिलाफ नीतीश कुमार जी को नेता मानने का काम किया था बिहार की जनता ने, और आज उसी आरजेडी के गोद में बैठ गए। तो आपका विषय कहाँ रह गया? आपका कोई विचार नहीं रह गया, सारा आइडियोलॉजी समाप्त हो चुका है। उस समय में जब नेता का नियत समाप्त हो जाए, नेता का नियत समाप्त हो जाए, तो स्वाभाविक रूप से उसका बिखराव होता है, और इसलिए जनता यूनाइटेड का बिखराव हो रहा है। नहीं तो आप चलिए, अब रमेश जी आ गए हमारे साथ। रमेश जी, क्या लग रहा है, क्या सचमुच में जेडीयू का आरजेडी में विलय का जो इन्होंने प्रस्ताव रखा है, क्या ये मतलब कहीं से आपको जच रहा है मामला, या सचमुच में मृत्युंजय जी बोल रहे हैं कि मामला खत्म समझिए, इस बार चुनाव 2024 है? उसके बाद दीपक जी भी वही कह रहे हैं कि, और अतुल जी ने भी कहा कि उनकी प्रासंगिकता खत्म हो चुकी है नीतीश जी की। आपको क्या लग रहा है, जो गिरिराज सिंह की सलाह है, इसको कितनी गंभीरता से लेना चाहिए? देखिए राकेश जी, कोई पार्टी हो, ये छोटी हो बड़ी हो या बहुत छोटी हो, तो उसमें इस तरीके की संभावनाएं होती हैं। जिस पार्टी का सीएम कैंडिडेट भी रहा हो, संगठन मजबूत रहा हो, सीएम कई बार बन चुके हो, तो उसमें ऐसी संभावना तलाशी नहीं जा सकती है। और रही बात, जब नजदीक आता है तो दूसरी पार्टी वाला सामने वाली पार्टी को कमतर आंकता है कि बहुत कमजोर पार्टी है, खत्म हो गई है, कुछ भी नहीं है उनके पास। आरजेडी भाजपा को ऐसी बोलती है, भाजपा उनको ऐसी बोलती है। बिहार के अगर संदर्भ में बात करें तो 2024 धीरे धीरे जैसे चुनाव आएगा लोकसभा का, तो इस तरह के ड्रामा हमें आप लोगों को राजनीतिक तौर पर देखने को मिलेंगे। अब मुझे लग रहा कल जो बैठक हो रही है, उसके बाद में जो बयानात नीतीश कुमार की तरफ से आएंगे, तो मुझे लग रहा है इस तरीके से जो बादल, जो अंधेरे जो बादल जो लगे हुए, वो मुझे लग रहा सब छट जाएंगे। लेकिन वो कहते हैं ना, राजनीति में जो संभावनाएं होती हैं अनएक्सपेक्टेड,
वो इतनी प्रबल रहती है, कभी कुछ भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी में एनडीए में अगर नीतीश कुमार आ जाते हैं। अब रमेश जी आपको एक बात याद दिलाऊं कि पिछली बार नीतीश जी ने कहा था मिट्टी में मिल जाऊंगा तो नहीं दूंगा। बीजेपी के साथ गए, बीजेपी ने एक्सेप्ट तो किया ना। भले ही कोई कुछ बोल दे, दरवाजे बंद हो गए। ये दरवाजे कितने टाइटली बंद होते हैं रमेश जी? नहीं, वो मैं उसी पे आ रहा था। देखो वही ना, दरवाजा लोहे का होगा या फिर लकड़ी का होगा। लकड़ी का तो टूट जाता है, या लोहे का होता है वो उसको ग्रिल मशीन से काट दिया जाता है, फिर प्रवेश अंदर दे दिया जाता है, और बात फिर वही आ जाती है ना। अभी तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये कहा जा रहा, ठीक अभी शांत रहो, कुछ भी रहो। देखिए भारतीय जनता पार्टी को आजकल कौन ऑपरेट कर रहा है? सिर्फ इक्का दुक्का लोग, दो लोग करते हैं। चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का हो, कोई भी हो, दिल्ली से फैसले होते हैं। दिल्ली से एक मैसेज आएगा, जी हम एनडीए में नीतीश कुमार को शामिल कर रहे हैं, और आप लोग अब नीतीश कुमार को अल्टू पल्टू सल्टू जो भी है कुछ नहीं कहोगे, नहीं कहना शुरू कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी, चाहे पूरे कहते हैं कि हम पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन निर्देश ऊपर से आता है। एक निर्देश आएगा और इनको सबको फॉलो करना पड़ेगा। ये मैं तो कहूंगा भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता, वो बड़े बेचारे हो गए हैं। वो अपने से कोई फैसला ले ही नहीं पाते हैं। जो वहां से फैसला आ गया वैसे ही वो करेंगे, और होना भी चाहिए। इसको अनुशासन कह लो या अनुशासन से अलग की चीजों को कह लो। अब देखो नई भाजपा है, बदली हुई भाजपा है। इस बार जैसे आपने कहा मिट्टी वाला बयान बताया कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, लेकिन इस बार जो बयान है वो नीतीश कुमार की तरफ से नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से। जो दूसरे नंबर के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं अमित शाह, उन्होंने कहा सारे दरवाजे बंद हो गए। उसके बाद में पिछल्लू जितने नेता, उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया, लेकिन इसकी रेलेवेंटी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर तो चुनाव को रमेश जी कुछ बोल रहे हैं, बताइए। नहीं रमेश राकेश जी, मैं एक बात से रमेश जी के बात से अलग आपको बताता हूँ। रमेश जी जो बता रहे थे जी, भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं तो लंबे समय से कार्यकर्ता हूँ, और इसलिए मैं बताता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर विषयों में बहुत अंतर नहीं होता है। जो हम सोचते हैं, हमारा बूथ का कार्यकर्ता जो सोचता है, वो देश का प्रधानमंत्री भी सोचता है। ये स्पष्ट समझना चाहिए। मैं उसका उदाहरण देता हूँ आपको। बिहार का जो वर्तमान हालात उस समय था, तात्कालिक समय में हमारे प्रदेश से जो विषय बताया जाता था, मुझे उस मोर्चा लेना था। मोर्चा लेने के कारण हम नीतीश कुमार जी के साथ खड़े थे। आज प्रदेश की जो हालात है, उस हालात में नीतीश कुमार जी के साथ खड़े होने की स्थिति नहीं है। तो इसलिए अमित शाह जी ने स्पष्ट तौर से कहा, हम किसी भी शर्त पर समझौता नहीं करेंगे, हम अपने बल पर आगे बढ़ेंगे। और इसलिए इस प्रकार की चर्चा जब रमेश जी कर रहे हैं, तो मैं आपको स्पष्ट तौर से कहता हूं कि ये बातें स्पष्ट हो चुकी है कि हमको साझा नहीं चलना है, हमको अपने बल पर चलना है। मृत्युंजय जी एक सवाल, अगर ऊपर से ये निर्देश आएगा कि नीतीश को साथ रखना है तो क्या होगा? मैं यही तो बात आपको कह रहा हूँ। जो बातें आज मैं आपके ऊपर बैठ के कर रहा हूँ, यही बातें केंद्र में भी वही बातें अमित शाह जी भी बोलेंगे। राकेश जी ने ये पूछा, तब आपका स्टैंड क्या रहेगा? अगर ऊपर से निर्देश आ गया कि हमें लेना है एनडीए में, तब आपका स्टैंड क्या होगा? लेकिन मैं आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ तात्कालिक परिस्थिति के नाते आपको बताया गया, हम अनुशासित पार्टी है। लेकिन आप ये मत कहिए कि हमको वहां से कहता है, हमको वो करना है, बस इतना ही समझना है। हम जो अंडरस्टैंडिंग क्लियर, हमारी जो बूथ का कार्यकर्ता है, वो जो बोलता है वही देश का प्रधानमंत्री भी बोलते हैं। जो देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं वो हमारा बूथ का कार्यकर्ता बोलता है। ये अंडरस्टैंडिंग भारतीय जनता पार्टी की है। अगर देश के प्रधानमंत्री को, आपके आला कमान को ये लगेगा कि बिहार में हमें सरकार बनानी है, उसके लिए हमें नीतीश कुमार की जरूरत है और नीतीश कुमार के साथ जाना है, फिर आप क्या कहेंगे? देखिए, आप कैसे मानते हैं कि बिना प्रदेश के नेतृत्व, बिना कार्यकर्ताओं से बातचीत किए ऐसा हो जाएगा? प्रदेश के कार्यकर्ता अगर इस बात की चर्चा करते हैं, वही केंद्र बोलता है। जो केंद्र के नेता बोलते हैं वो प्रदेश की इच्छा से ही बोलते हैं। और आप ये स्पष्ट मान लीजिए कि बिहार के कार्यकर्ता, बिहार के नेता के मानस में नीतीश कुमार जी का चैप्टर क्लोज हो गया है, यानी केंद्र का भी चैप्टर क्लोज हो गया है। लेकिन आप ये मान लीजिए
कि हमारे भारतीय जनता पार्टी में पार्लियामेंट्री बोर्ड सबसे बड़ा होता है और पार्लियामेंट्री बोर्ड वही निर्णय करता है जो जन भावना है, जो कार्यकर्ताओं की भावना। अभिषेक पटना से कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। अभिषेक, आप क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए जरा। एक प्रश्न है मृत्युंजय जी से, बिहार के परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, क्या इससे वो इत्तेफाक रखते हैं? बिहार के परिप्रेक्ष्य में, बिहार की राजनीति के परिप्रेक्ष्य। क्वेश्चन के लिए क्या कर रहे थे? बिहार की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक संभावनाओं की खेल है, क्या इसे आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, बिहार के संभावनाओं का खेल इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन वो मैंने पहले कहा कि नीतीश कुमार जी को, जिसको हमने पैदा किया, जिसको हमने बढ़ाया, उसके कारण उनका जो चरित्र खड़ा हुआ, आज वो चरित्र इतना दूषित हो चुका है कि बिहार की जनता ने भी उनको नकार रही है। और आने वाले समय में हमने भी स्पष्ट तौर से इसलिए कहा कि हम किसी भी तरह से उनसे समझौता नहीं करने वाले हैं, और इसलिए हमने कहा कि जो वर्तमान हालात है उसमें केंद्र के लीडरशिप, स्टेट लीडरशिप, सबकी मनस्थिति एक है। इसलिए वही निर्णय है जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का निर्णय होगा, वही केंद्र का निर्णय होगा, ऐसा मानना है। जो कार्यकर्ता कहता है वही आला कमान कहते हैं, ऐसा मृत्युंजय जी का कहना है। ऊपर से नीचे तक एक ही भाषा बोली जाती है। अतुल जी, आपको क्या लग रहा है, अगर सरकार को बीजेपी को महसूस हो बिहार में उसको सत्ता चाहिए, क्या मृत्युंजय जी जो कह रहे हैं वो बात रह पाएगी? देखिए, मृत्युंजय जी जो कह रहे हैं वो आज की तारीख में अगर भाजपा को देखा जाए तो वो किताबी बातें हो गई हैं, ऐसा मुझे लगता है। महाराष्ट्र में देख लीजिए क्या हुआ। अजीत पवार के साथ फडणवीस साहब ने जल्दबाजी में सरकार बनाई, अजीत पवार एक दिन में लतिया के भाग गए। उसके बाद एकनाथ शिंदे जी ने मेहनत की, शिवसेना को तोड़ा, भाजपा और शिंदे की सरकार बनी। अचानक जो अजीत पवार जो छोड़ कर गए थे पार्टी को, जो सत्ता में अधर में लटका गए थे, जिसके कारण बहुत कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा था, वो अजीत पवार वापस आ गए। अब 3 ध्रुव वहां पर सरकार चला रहे हैं, मतलब यानी कि अजीत पवार और शरद पवार का भी रिश्ता क्या आज तक समझ में नहीं आया है। तो मैं फिर कह रहा हूं कि भाजपा में ये बात कहने में बहुत अच्छी लग रही है कि नीचे से कार्यकर्ता की बात सुनी जाती है, लेकिन हकीकत मृत्युंजय जी भी जानते हैं कि आज क्या चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है। और अंत में जैसे दिल्ली का एक उदाहरण मैं दूंगा कि दिल्ली में जैसे केजरीवाल हैं, वो ये तय करते हैं कि दिल्ली को आज जागना है, और फिर दिल्ली से पूछते हैं और उन्हीं लोगों से पूछते हैं जो दिल्ली कहती है कि जागना है। यानी उन्हें वही उत्तर चाहिए, वही जवाब चाहिए जो उनको माफिक है। आज भाजपा में भी यही हो रहा है कि अगर अंत में नीतीश के साथ गलभैया बन जाए, कार्यकर्ताओं को बोल दिया तो बोले जी हमने पूछा था, तो 12 में से 8 लोगों ने कहा कि भाई नीतीश के साथ जा सकते हैं, वो 8 कौन होंगे, कौन नहीं होंगे। और मृत्युंजय जी की बात भी रह जाएगी कि भाई कार्यकर्ताओं से तो बातचीत की गई थी, तो पूछा गया था। लेकिन अंत में तो भाजपा की बैठकों में एक ये भी है कि बैठकों में जो विषय रहता हो, लेकिन जब बाहर कोई निर्णय होगा उसका सामूहिक उत्तरदायित्व लेना है। तो ये एक भाजपा की अच्छी बात है। अगर बैठक में मन नहीं भी होगा इस चीज को मानने का, लेकिन मृत्युंजय जी बाहर जब आएंगे तो यही कहेंगे कि बैठक में यही तय हुआ और यही सर्वमान्य है। तो कहीं ना कहीं ये अनुशासन है। एक बार बस आखिरी, अब चलते चलते मैं अभिषेक से एक बार और पूछ लेता हूं कि कहना क्या चाह रहे थे आप जब संभावनाओं के खेल की बात कर रहे थे अभिषेक, तो आप मृत्युंजय जी से क्या पूछना चाह रहे, तो पूछ ही लो आप। एक मिनट अभिषेक, आप एक बार फिर से बोलिए। मैं पूछना ये चाह रहा था, यदि ऐसी कोई संभावना बनती है तो क्या नीतीश कुमार की वापसी के लिए वो तैयार हैं? उन्होंने तो मना कर दिया है साफ तौर पर। मना तो 2015 में, 2015 के एक वाकया का हम याद दिलाना चाहेंगे। स्थिति अलग है। मैं इसलिए अभिषेक जी मैं स्पष्ट कर रहा हूं आपको, मैंने पहले भी कहा तात्कालिक हालात में नीतीश कुमार जी को पैदा हमने किया। नीतीश कुमार जी कहे रमई राम के साथ खड़े होंगे, रमई राम मेरे साथ आएंगे, नहीं आए। हमने 2005 में फिर उनका को समर्थन किया, राष्ट्रपति शासन हुआ, फिर हमने उनको लीडरशिप दिया, सब हमने किया, क्योंकि उस समय की परिस्थिति के अनुसार यह जरूरी था कि हमें उनके साथ खड़ा होकर के लीडरशिप तय करना था। और आज से यह परिस्थिति है कि बिहार की जनता भी आज नीतीश कुमार जी के साथ खड़ा नहीं है। हम अटल जी भी उनके साथ खड़े थे, मोदी जी भी 2015 में 20 में उनके साथ खड़े थे,
लेकिन आज जो परिस्थिति खड़ी हुई, उस परिस्थिति के कारण ये उत्पन्न हो गया है चलिए, कि नीतीश मृत्युंजय जी, कुमार जी के हमें साथ थोड़ा किसी भी इंतजार तरह करना का रिश्ता पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी नहीं मृत्युंजय जी, रखेगी। बिल्कुल मृत्युंजय जी, हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और हम ये समय के साथ देखेंगे कि क्या होता है, क्योंकि कयास मतलब धुआं है तो आग कहीं ना कहीं होगी, लेकिन अभी हमारे पास भी सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबर है, इसलिए जो आप कह रहे हैं हम उसको मान ले रहे हैं कि ये दरवाजे धुआं कभी खोल आग तो नहीं बंद है। पकड़ेगा, धुआं आग नहीं पकड़ेगा राकेश जी, धुआं आग ठीक नहीं है, वो पकड़ेगा, देखिए, धुआं धुआं ही रह मैं सकता वही है, बात तो कह आग रहा नहीं हूँ, पकड़ेगा। मैं वही कह रहा हूँ कि मैं इस बात को देख सर लेता धुआं हूँ। वहीं अतुल जी, उठता है जहाँ चिंगारी चिंगारी जलती है, चिंगारी होती है, वहीं से धुआं उठता है सर। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, रमेश जी, अतुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो आज हम चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ मृत्युंजय जी भी थे और हमने इस बात पे चर्चा की कि आखिर बिहार में क्या चल रहा है और क्या सच में नीतीश कुमार एनडीए के साथ जा सकते हैं। लेकिन पूरे चर्चा के दौरान बीजेपी प्रवक्ता का कहना था कि दरवाजे बंद हैं तो बंद हैं और नहीं आ रहे हैं बीजेपी में, और ना ही एनडीए उनकी तरफ हाथ बढ़ाने को तैयार है। चलिए, वक्त का इंतजार रहेगा, क्योंकि ये संभावनाओं का खेल है राजनीति, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, सत्ता के लिए कुछ भी किया जा सकता है और कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल द भारत नाउ में इतना ही। फिलहाल आप खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द भारत नाउ।